नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपना सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ हिंदी के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें जो है हम लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम लेसन प्लान का अर्थ क्या होता है, महत्व और आवश्यकता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। और अब जो है आज हम इसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं लेसन प्लान के। और जो हमारा लेसन प्लान है उसमें मेनली जो है वो हमारा आता है हर्बर्ट का पंचपदीय सिद्धांत। ठीक है, उसके जो मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पाठ्य योजना जैसे आपको पहले मैं बता ही चुकी हूँ कि जब हम कोई टीचर जो है वो क्लास में पढ़ाने के लिए जाता है, कक्षा में पढ़ाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर क्या है, जाने से पहले उसने क्या पढ़ाना है, किस टॉपिक को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है ना, इसका जो है एक परफॉर्मा बनाता है। सबसे पहले एक प्लान बनाता है, एक नियोजन करता है, जिससे भी क्या है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो जो सही समय के अंदर जो है वो जो शिक्षा के हमारे ऑब्जेक्टिव है इनको पूरा करने में सक्षम रहे। ठीक है, तो हम इसको प्री प्लानिंग कह सकते हैं कि कक्षा में जाने से पहले जब टीचर कोई प्री प्लानिंग करता है तो वो लेसन प्लान का रूप ही होता है। ठीक है, अब हम स्टेप्स की अगर बात करें तो जो स्टेप्स हैं मेनली उसमें जो है वो हर्बर्ट के जो योजना ने 5 स्टेप हर्बर्ट महोदय ने दिए हैं, उनका हम जो है वो यहाँ पर अभी पहले एक्सप्लेन करेंगे कि हर्बर्ट ने पंचपदीय सिद्धांत दिया है लेसन प्लान का, पंचपदीय सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी कि हर्बर्ट के पंचपदीय सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या लेसन प्लान के बीच में भी इसको जो है वो पूरे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का होता है उसमें भी जो है वो आपसे इसको ऐड करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हर्बर्ट ने जो पाठ योजना के लिए 5 सोपान लिखे उसमें से मेनली पहला जो था हमारा वो है प्रस्तावना। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा इसमें प्रस्तावना की, जो कोई भी चैप्टर है उसकी प्रस्तावना हमने कैसे तैयार करनी है ना। किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं स्टूडेंट्स को, है ना। आपने देखा योगा की जैसे हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में बच्चे से जो है वो पहले उसकी इंट्रोडक्शन की बात हम करते हैं। दूसरा होता है हमारा इसमें विषय प्रवेश, दूसरा विषय प्रवेश कि इंट्रोडक्शन के बाद फिर जो हमारा टॉपिक है हम उसमें क्या करते हैं, एंट्री करते हैं या प्रवेश करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम इसमें बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा इसमें क्या रहता है, थर्ड पॉइंट इसमें हमारा रहता है तुलना करना। फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि जो है जो हमने पढ़ना है या जो बच्चे से रिलेटेड कोई टर्म्स है उसके बारे में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन इसको बोलते हैं। फिर है नियमीकरण या जनरलाइजेशन, नियमीकरण, जनरलाइजेशन जैसा हम सभी समझते हैं कि जब कोई नियम हम बनाते हैं, जब हम उसको समाज के अंदर जो है वो लागू करते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो हमारे नियम बन जाते हैं, जो हम सिद्धांत डेवलप करते हैं ना, वो जो थ्योरी है जब हम उसको समाज के अंदर लागू कर देते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमने उस चीज को जनरलाइज कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें 5 पॉइंट्स हमारा आता है प्रयोग। जब जनरलाइजेशन के बाद 5वां पॉइंट अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे प्रयोग की, कि हमने नियम भी बना लिए, प्रस्तावना भी हमने दे दी, विषय में उसका प्रयोग भी हमने कैसे करना है, प्रवेश कैसे करना है। ठीक है, तुलना हमने कैसे करनी है, नियमीकरण उसका कैसे करना है, उसके बाद हम उसका क्या है प्रयोग में उसको कैसे लेके आएंगे। ये चीजें भी जो है वो ये हमारे 5 बातों के अंदर शामिल होती है। ठीक है, अब जो है वो ये परिष्कृत जो सोपान है उसमें हमने किन किन चीजों का उल्लेख करना है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ के शिक्षण में इन सोपानों का जो है वो युक्तिकरण करना जरूरी नहीं है, और इन जो तीसरा और जो चौथा स्टेप है हमारा तुलना और जो नियमीकरण है, भाषा शिक्षण में विशेष रूप से कहते हैं कि इसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। और इन 5 सोपानों को जो परिष्कृत रूप में क्या है प्राय पाठ योजना में ही परिष्कृत हम करते हैं। तो ये परिष्कृत सोपान कौन कौन से हैं, पहला हमारा इसमें आ गया कक्षा विषय आदि का उल्लेख करना। पहले पॉइंट में हमारा इसमें रहेगा, पहले पॉइंट में क्या रहेगा, कक्षा के विषय में उल्लेख करना कि कौन सी कक्षा जो है, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कक्षा का उल्लेख करते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कक्षा का
विषय का उल्लेख करेंगे कि कौन सी कक्षा के लिए हमने लेसन प्लान बनाया है और किस विषय का हमने बनाया है। ठीक है, इस चीज का हम उल्लेख करेंगे, आदि का उल्लेख। पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, आदि का उल्लेख। अगर हम थोड़ा सा इसको इंग्लिश में करें तो नेम ऑफ द क्लास एंड सब्जेक्ट एटसेट्रा। ठीक है, दूसरा हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा सबसे पहले हम इसमें करेंगे उद्देश्य कौन से हमने रखने हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या उद्देश्य है हमारे टीचिंग के, इसको हमने ध्यान में रखना है। उसके बाद सहायक सामग्री कौन सी हमने यूज करनी है, टीचिंग मटेरियल जो टीचिंग एड्स हम यूज करते हैं, सहायक सामग्री, ठीक है, वो कौन सी हमने प्रयोग करनी है, ये भी जो है वो हम ध्यान रखेंगे कि किस टीचिंग मेथड से जो बच्चे को हमने पढ़ाना है। उसके बाद हमारा आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, बच्चे का किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ाते हैं तो उसका हमें टीचर को सबसे पहले पूर्व ज्ञान जांच करना पड़ता है। टॉपिक पर जाने से पहले टॉपिक पर जब हम जाते हैं हमें पता होना चाहिए कि बच्चा इस विषय में कितना जानता है। अगर बच्चा इस विषय में नहीं जानता है तो हमें क्या करना है, हमें बच्चे को पहले एक बेस तैयार करना पड़ेगा उस चीज के लिए, है ना। और अगर बच्चा उस विषय में जानता है तो उसको आगे जो है इजीली हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने टॉपिक को। तो ये जो है बहुत ही आवश्यक है, प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चे की जांच करना। उसके बाद क्या है, पूर्व ज्ञान परीक्षण तथा प्रस्तावना। फिफ्थ पॉइंट हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा आ गया प्रस्तावना और पूर्व ज्ञान, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमारा क्या हो गया, दोनों चीजें आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे उद्देश्य कथन की, कि हमारा जो कथन है, स्टेटमेंट ऑफ जिसको हम कहते हैं, उद्देश्य कथन की हम जिक्र करेंगे कि आज हम लोग जो है वो ये वाला चीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहूँगी बच्चों आज मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ आपको, उद्देश्य स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मैं आज जो है वो आपको पाठ्य योजना के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति हो जाती है, रिकैप्चुलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कर लिया उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद प्रेजेंटेशन या विषय प्रवेश, प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुतिकरण, किसी भी चीज को हमने प्रस्तुत कैसे करना है। जब कोई लेक्चर हम डिलीवर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण। जैसे अब आपका ये चल रहा है, ये क्या है, ये आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन को जो है वो करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसकी आवृत्ति या रिकैप्चुलाइजेशन जिसको बोलते हैं, कि हम उसको दोबारा से दोहराते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज जो है वो हर्बर्ट के पंचपदीय सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, जिसमें से हमारे जो मेन पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहला जो स्टेप्स हमारा निकल के आया, जो 5 पॉइंट्स हर्बर्ट ने बताए, उनको आधार पर हम आगे काम करें तो जो है वो हम इन चीजों को जो है वो अपनी कक्षा में प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम कक्षा या विषय के बारे में बताएंगे कि कक्षा या विषय जो है वो कौन सी है, विषय कौन सा पढ़ा रहे हैं। सेकंड हम उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। थर्ड हम सहायक सामग्री के बारे में बताएंगे। फिर हम पूर्व ज्ञान की बात करेंगे कि बच्चा जो है वो पूर्व ज्ञान कितना रखता है, पीके टेस्टिंग करेंगे बच्चे की। उसके बाद फिर हम प्रस्तावना करेंगे उसकी, जो भी आपका टॉपिक है। फिर हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या उद्देश्य कथन हम देते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, और फिर हम प्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी टॉपिक का। उसके बाद हम उसकी आवृत्ति करते हैं, और आवृत्ति करने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा रहता है प्रयोग। लास्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है, प्रयोग या होमवर्क भी बोलते हैं इसको, प्रयोग या गृह कार्य, गृह कार्य है ना। लास्ट में हम बच्चे को क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, ताकि बच्चा जो है वो उसका आपको कितना हमने समझा, उसको उस बच्चे ने क्लास के अंदर उसका जो है वो हम जजमेंट कर सकें। और बच्चा क्या है, गृह कार्य से क्या होगा, गृह कार्य से बच्चा प्रैक्टिस कर पाएगा उस काम को, उस काम को समय देगा, घर जाके दोबारा देखेगा, तो उससे क्या है, उसकी आवृत्ति हो जाएगी, बारी बारी उस काम को करेगा, तो उसका जो मेमोरी है उसमें जो है वो सेव हो जाएगी वो चीजें। ठीक है, साइंटिफिक कारण यही होता है होमवर्क देने का। फिर अब हम बात करें, ये तो हमारा हो गया
जो है वो मेन रूपरेखा। अब पाठ योजना की रूपरेखा की मेनली अगर हम बात करें तो यही सारे पॉइंट्स हमारे पाठ्य योजना के अंदर आते हैं, जिसमें कक्षा विषय आदि का उल्लेख हम करते हैं, है ना। कक्षा विषय आदि के उल्लेख में हम क्या करेंगे, हम डेट डालेंगे एक साइड कि ये दिनांक है आज, फिर अध्यापक का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद कक्षा कौन सी है, मान लो विद्यार्थियों की औसत आयु आ जाएगी उसके अंदर कि 5वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं, 6वीं को पढ़ा रहे हैं, 7वीं को पढ़ा रहे हैं, जो सी भी क्लास है उसमें उसका नंबर डाल देंगे। फिर उसके बाद विषय डालेंगे, विषय के अंदर हम क्या डालेंगे कि हम गद्य पढ़ा रहे हैं, पद्य पढ़ा रहे हैं, कोई क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वो चीजें हो जाएंगी, या व्याकरण पढ़ा रहे हैं, या कोई और रचना हम पढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें आ जाएंगी। फिर आपका प्रकरण या पाठ का नाम आ जाएगा, जैसे हम टॉपिक लिखते हैं ना, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, विषय के बाद हम टॉपिक लिखेंगे कि उस विषय के अंतर्गत, जैसे ये क्या है, ये आपका विषय है कि हम हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं, हिंदी के अंदर हम टॉपिक किसको पढ़ रहे हैं, पाठ्य योजना को पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बाद ये क्या आ जाएगा, आपका टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा कि कितने समय में जो है वो आपने कितने कालांश में आपने पढ़ाना है बच्चे को, 30 मिनट पढ़ाना है, 35 मिनट पढ़ाना है, 40 मिनट पढ़ाना है ना। तो वो टाइम पीरियड भी आप जो है वो लेसन प्लान में मेंशन करोगे। उसके बाद उद्देश्य की जब हम बात कर रहे हैं तो उद्देश्य में हम क्या करेंगे, उद्देश्य के अंदर जनरली हमारे 2 उद्देश्य हो सकते हैं, सामान्य उद्देश्य हो सकता है और विशिष्ट उद्देश्य हो सकता है। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, सामान्य उद्देश्य तो देखिए जो बच्चा का डेवलपमेंट करना है वो हमारा सामान्य उद्देश्य है। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य हमारे कौशलात्मक हो सकते हैं, ज्ञानात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं, है ना, कि जिसके अंदर बहुत सारे जो मेनली जिन चीज़ों को फोकस करके हम काम करवाएं वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फिर सहायक सामग्री की बात अगर हम करें, सहायक सामग्री बहुत सभी स्टूडेंट्स जैसे जानते हैं कि सहायक सामग्री के अंदर आपका जो जितना भी मटेरियल है जो हम पढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे वो हमारा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, पेन, पेंसिल, डस्टर, चौक, कुछ भी जो चीजें, स्लैश कार्ड, कुछ भी हो सकता है, CD, है ना। तो ये चीजें क्या है, ये आपकी एड्स के अंदर आ जाएंगी। फिर हम इसमें बात करें प्रीवियस नॉलेज की, तो देखिए प्रीवियस नॉलेज में क्या है कि जो चीजें बच्चा पहले से जानता है, ठीक है, और पढ़ाए जा रहे पाठ के संबंध में विद्यार्थियों को पहले कितना पता है, इसको हम प्रीवियस नॉलेज के अंदर शामिल करते हैं। और इसका जो उल्लेख क्या है इस सोपान में करना हमें चाहिए, ठीक है, ताकि हमें बच्चे से अवगत हम हो पाए कि बच्चा जो है वो किसी भी कंसेप्ट को लेकर के पहले कितना जानता है, ठीक है, फिर ही हम आगे बढ़े। तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे के लेवल का हमें पता लग जाएगा, क्योंकि फिर जो बिना लेवल की चीज हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस नॉलेज के बाद प्रीवियस नॉलेज और प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान टेस्टिंग हम करेंगे, उसके बाद परीक्षण भी करेंगे इसमें और प्रस्तावना, दोनों चीजें, प्रस्तावना और पूर्व ज्ञान परीक्षण भी इसको कहते हैं, टेस्टिंग। यहाँ चाहे मैं ऊपर लिख दूं इसको, पूर्व ज्ञान परीक्षण, पूर्व ज्ञान परीक्षण, टेस्टिंग, है ना, एक ही बात है। और फिर हम क्या करेंगे इसमें, प्रस्तावना, ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं वो इसके अंदर आएंगी। इसमें हम मेनली क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो है वो इस सोपान पर विद्यार्थियों को क्या है, नए पाठ के लिए तैयार किया जाता है और नए शिक्षण को विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान पर आधारित करने के लिए उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण कराना क्या है, अति आवश्यक माना जाता है। और पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए क्या है, प्राय जो है वो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखिए जब हम बच्चे से किसी के बारे में पूछते हैं तो वो कैसे पूछते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं ना बच्चे से, है ना। तो अध्यापक क्या है, छोटे छोटे जो है वो जरूरी जो क्वेश्चन होते हैं या जो अध्यापक को लगे कि ये क्वेश्चन बच्चे से पूछे जा सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो हम जो है वो बच्चे से क्वेश्चनिंग इसमें करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार क्या है, यह सोपान जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है और नए पाठ के लिए जो क्या है, प्रस्तावना का काम करता है। जब हम पूछेंगे तो हमें पता लगेगा कि बच्चे का लेवल कितना है ना, बच्चा कितना जानता है, तो वो मेरे लिए क्या है, एक तरह की भूमिका होगी, एक तरह की प्रस्तावना होगी, है ना।
और नए पाठ के प्रति क्या है, विद्यार्थियों की सोच उत्पन्न करती है जो ये प्रस्तावना हमारी होती है। क्योंकि क्या है, जब हम किसी टॉपिक से रिलेटेड एक बच्चे से पूछते हैं तो बाकी वाले बच्चे भी जो क्या है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जब टीचर क्वेश्चनिंग स्किल का प्रयोग कर रहा होता है तो सभी बच्चे क्लास के अंदर क्या है, सभी बच्चे जो हैं वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि अब हमारी भी टर्न आने वाली है, अब हमसे भी पूछा जाने वाला है। तो क्वेश्चनिंग स्किल जो है वो एक टीचर के लिए बहुत ही अच्छी है, और खास करके लेसन प्लान के दौरान जिसमें कि जो है हम टेस्टिंग करते हैं, पीके टेस्टिंग करते हैं, और पीके टेस्टिंग के बाद जैसे प्रस्तावना का शेड्यूल हम लेकर चलते हैं तो उस दौरान जो है वो आपकी स्किल जो है वो बहुत ही काम आती है, क्वेश्चनिंग स्किल। अब नेक्स्ट हम इसके बाद जो हम काम करते हैं उद्देश्य कथन पर बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है। अनाउंसमेंट ऑफ एम, जो हमारा एम है उस टॉपिक को पढ़ाने का, उसको हम अनाउंस करते हैं। और इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान परीक्षण और प्रस्तावना के पश्चात अध्यापक को स्वाभाविक रीति से उद्देश्य कथन करना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों, बच्चों या छात्रों, आज हम अमुक विषय के संबंध में पढ़ेंगे, है ना। जैसे हम लोग रोज क्लास में करते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये अनाउंसमेंट ऑफ द एम है आपका। फिर उद्देश्य कथन के साथ कहता है कि यदि पाठ्य पुस्तक का कोई पाठ पढ़ाना हो तो विद्यार्थी को जो है वो पुस्तक का वह पाठ खोलने के लिए भी हम कह सकते हैं, या हमें कहना चाहिए कि देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इस पुस्तक में आपके जो ये वाला यूनिट है या इसका ये जो चैप्टर है ये इतने पेज नंबर पर है, आप अपनी बुक्स ओपन कर सकते हैं, ताकि बच्चे क्या है डाइवर्ट ना हो, बच्चों का फोकस किस चीज़ पे रहे, उसके जो उसको पढ़ाया जाना है उस चीज़ पर। तो ये चीज़ें भी है, एक टीचर जो है वो क्लास के अंदर पाठ योजना में शामिल कर सकता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो प्रेजेंटेशन देखिए, अध्यापक से संबंधित पाठ के क्रमिक विकास और शिक्षण विधियों का उल्लेख करना इसमें शामिल रहता है। और इसे क्या है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि कैसे, जैसे आपका जो प्रेजेंटेशन है मान लो, तो उसमें हम कॉलम बनाएंगे, उसको मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ये आई थिंक आपको याद हो गया होगा। प्रेजेंटेशन में देखिए स्टूडेंट्स, 3 कॉलम हम मेनली लेकर के चलते हैं जब भी आप लेसन प्लान बनाओ, तो इसको इस कैटेगरी इस तरह से आपने बनाने हैं। पहला इसमें आपका रहेगा विषय वस्तु, विषय वस्तु या कंटेंट मैटर जिसको हम कहेंगे कि जो हमने बच्चे को पढ़ाना है। दूसरा इसमें आपका क्या रहेगा, दूसरा इसमें आपका रहेगा शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड, चाहे आप इंग्लिश में बनाओ चाहे आप हिंदी में बनाओ, तो ये जो हेडिंग है आपके सेम ही रहेंगे लेसन प्लान के अंदर, ठीक है। शिक्षण विधि आपने कौन सी प्रयोग करनी है वो आपने यहाँ पे डिनोट करनी है। उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड का प्रयोग या विद्यार्थी जो भी बीबी वर्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग आपने यहाँ पे करना है। चाहे आप अपने कॉपी रजिस्टर में बनाए तब भी आपने ऐसे ही बनाना है इसको, ब्लैक बोर्ड का फाइल्स बनाते हैं हम बीएड के अंदर, वो भी हमने क्या है इन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए ही बनानी होती है, ठीक है। आप यहाँ पर हम जैसे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमें पढ़ानी है, यहाँ पर हमने किस मेथड से पढ़ानी है, कैसे उसका वाचन हमने करना है, और यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड काम है हमारा वो हमने कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लास्ट पॉइंट हमारा आता है आवृत्ति का। आवृत्ति ये आप बना सकते हैं अपने आप से। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मैं आवृत्ति के बारे में आपको बता रही थी, तो जो हमारा आवृत्ति का है, रिकैपिचुलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम, आवृत्ति में हम क्या करेंगे कि मूल पाठ का शिक्षण समाप्त करने के पश्चात उसको जो दोबारा हम दोहराते हैं, है ना, पुनरावृत्ति भी कहते हैं इसको। तो इसके लिए क्या है, अध्यापक को ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिससे समूचे पाठ की जो आवृत्ति है वो क्या है हो सके। और आवृत्ति संबंधी प्रश्न पूछकर भी विद्यार्थियों के पाठ की दोहराई हम बच्चे से करवा सकते हैं, है ना। जब किसी चीज को हम रिपीट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, बच्चा जो है उसको चीज को दोबारा चीज को सोचने लगता है। फिर है प्रयोग या होमवर्क, एप्लीकेशन एंड होमवर्क की हम बात करें तो जो ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए क्या है, इसका प्रयोग करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इस सोपान से क्या है, जो हम बच्चे को अभ्यास करवा सकते हैं, अभ्यास कौशल करवा सकते हैं,
इससे अभ्यासात्मक प्रश्न घर से लिख कर लाने के लिए भी हम बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट डे हम कॉपी चेक भी बच्चे की कर सकते हैं। बच्चे को याद कैसे करने का काम भी हम दे सकते हैं। तो पाठ का जो निर्माण है या पाठ योजना के निर्माण में क्या है, ये जो सारे स्टेप्स जो हमने करवाए हैं, अभी किए हैं, ये जो है वो बहुत ही अधिक क्या है, आवश्यक है। परंतु इनको क्या करना है, हमने अंधानुकरण नहीं करना है। इनका अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ही हमने स्टेप्स का चुनाव करना है। और वास्तव में क्या है, पाठ योजना में अध्यापक को अपनी कल्पना शक्ति और प्राप्त जो साधन है उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है कि हमें ये नहीं है कि हाँ हमने हर एक स्टेप को फॉलो करना ही है, नहीं। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हमें क्लासरूम के अंदर परिवर्तन जो है वो करने पड़ते हैं, हर एक अच्छे शिक्षक को करने भी चाहिए। और आवश्यकता और जो है वो किस चीज़ के, रचनात्मकता जो है वो आपकी गतिशील रहे, आपका जो लेसन है वो जो चल रहा है वो गतिशील फॉर्म में रहे, पैसिव फॉर्म में ना रहे, निष्क्रिय ना रहे। लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, लेक्चर को जो ज्ञानवर्धक बनाया जाए, प्रभावशाली बनाया जाए। इसके लिए बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं एक टीचर को अपनानी पड़ती हैं। और जो पाठ योजना के समय जो जब हम डिलीवरी या प्रेजेंटेशन उसको करते हैं तो उस समय जो वो बहुत जरूरी होते हैं। और इससे क्या है, इससे जो छात्र हैं वो उद्देश्य उन्मुख रहते हैं, अध्यापक भी उद्देश्य उन्मुख रहता है। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों को क्या है, सक्रिय रूप रखने में भी ये जो लेसन प्लान है हमारा सहायक होता है। क्योंकि साथ साथ जैसे हम बच्चे को पता लगे कि तुझे होमवर्क भी में मिलने वाला है, तेरे को से पूछा भी जाना है तेरे से, है ना, टीचर जो तेरे से पीके टेस्टिंग भी करेगा, उसके बाद भी तेरे से क्वेश्चनिंग करेगा, तो क्या है, बच्चा अलर्ट होकर क्लास में बैठेगा और उससे जो है उसका जो शिक्षण है वो उसमें ध्यान रहेगा, जो पाठ जो काम हमने बच्चे को करवाना है। और क्या है, अध्यापक को कक्षा में स्वयं जो कुछ करना है और विद्यार्थियों से भी जो कुछ कराना है उसका स्पष्ट और कर्मानुसार विवरण पाठ योजना के अंदर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है कि जिस चीज़ को हमने कराना है उसको हम एक क्रम में रखें, एक ऑर्डर में हम उसको रखें और हम अपने टारगेट को सामने रखें कि आज मैंने क्या पढ़ाना है बच्चे को, है ना। तो ये है स्टूडेंट्स लेसन प्लान की बेसिक, जो हम कहें कि कैसे हम कक्षा के अंदर शैक्षणिक अध्यापक को करना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स थे, जिसमें से क्या है, ये किसी का भी हमने जो है वो ब्लाइंड फ्लोवर नहीं होना है, अंधानुकरण हमने नहीं करना है। हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ही हमने जो है वो उस लेसन को लेसन प्लान बनाना है और कक्षा के अंदर लेसन डिलीवर करना है, ताकि बच्चा जो है वो लेसन प्लान के बारे में अच्छे सीख जाए और कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज हम अपने स्टूडेंट्स को दे सकें। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, और इसके साथ ही लेसन प्लान का आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं पर समाप्त होता है। ये मैंने आपको करवाया है पाठ योजना की रूपरेखा, और इससे पहले मैंने आपको करवाए हैं आज इसके स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स कौन कौन से थे, 5 मेन स्टेप्स हर्बर्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको करवाए हैं। प्रस्तावना, विषय वस्तु, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग, ये 5 करवाए हैं। इसके बाद मैंने आपको पाठ योजना की रूपरेखा बताई है, जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो यही है आज का जो मेन क्वेश्चन है और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट